हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और इसका गॉस लॉ का हमने फर्स्ट एप्लीकेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो एप्लीकेशन 2 है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन 2 है वो इस वाला लेक्चर जो अभी चल रहा है इसके जस्ट अगले उसमें आएगा, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन बोलिए या अनुप्रयोग गॉस के प्रमेय के जो हमारे अनुप्रयोग 2 है वो हमने कर लिया है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने ये वीडियो बना के अपलोड भी कर ली है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की हमने नहीं कर रखी है, वो हम इसके बाद करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के जो लेक्चर्स है वो इक्वल उसमें आ जाएंगे, ताकि कोई हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ एक जैसे चलेगा। मुझे बार बार लेक्चर में 1 2 3 4 नहीं करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों क्या करना इस लेक्चर में, भाई हम जब एप्लीकेशन 2 नहीं पढ़ेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम, अगर हम एप्लीकेशन 2 नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम बोले तो जैसे हमारे ICSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है और हमारा CBSE बोर्ड है, ठीक है, उनके लिए। और जो हिंदी मीडियम है वो ओनली फॉर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा लेक्चर पढ़ना जो दोनों के लिए है, इनके लिए भी और इनके लिए भी, ठीक है। और इसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एप्लीकेशन 2 पढ़ेंगे तो उससे या तो उससे पहले पता हो, ठीक है, या उसके बाद पता लग जाए तो और मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बार बार बोलना पड़ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों हमने जो एप्लीकेशन 2 पढ़ना है गॉस के नियम का, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन 2 है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। एक इनफाइनाइट एक्सटेंट मतलब बहुत चौड़ी, ठीक है। इनफाइनाइट चौड़ी हमारी क्या है, एक पतली सी शीट है कागज़ की। उस कागज़ की पतली शीट की वजह से हमने यहाँ पर हमारा चार्ज क्या है, बहुत पतली है, नॉन कंडक्टिंग। इसके बाद कंडक्टिंग का भी केस पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं। बहुत ही थिन, बहुत पतली, इसकी वजह से क्या करना है, किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। इस पतली शीट के ड्यू टू चार्ज थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, बहुत चौड़ी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हिंदी मीडियम के बच्चे ने कर लिया है, इंग्लिश मीडियम वाले इसके बात करेंगे। मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों जब हमने ये वाला एप्लीकेशन 2 करना है तो वहाँ पर एक बात हम बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि हमारे पास ये कागज़ है, कागज़ की पतली सी हमने एक शीट ले ली, यह है थिन शीट ऑफ पेपर। एक पेपर की हमने एक पतली सी शीट ली, इसमें चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ भी है, प्लस चार्ज यहाँ भी है। तो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। तो वहाँ पर हम एक एजम्पशन करते हैं, एक धारणा मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि कागज़ की पतली शीट के इधर और इधर दोनों साइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। जितना मैग्नीट्यूड यहाँ होगा उतना मैग्नीट्यूड यहाँ होगा, ठीक है। तो बच्चों वो क्यों होगा, ठीक है। जो जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी है उनसे मैं कह रही हूँ कि वो पहले पढ़ रहे हैं, ताकि उन्हें पता लग जाएगा, उनको बाद इसके बाद लेक्चर पढ़ने में और मजा आएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ क्या है, सेम है, क्योंकि हम इस लेक्चर में पढ़ लिया है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बोल दिया था, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स एंजॉय, मजे कीजिए। देखिए क्या करना है, प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। आपको इसको कोई कुछ लिखना नहीं है, लिखना भी होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है। बस आपके लिए नॉलेज के लिए कि होना बहुत पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पर, सभी पॉइंट्स पर या दोनों साइड इधर साइड पर सेम क्यों होता है, यूनिफॉर्म क्यों होता है। तो एक पतली शीट ले ली, पतली शीट है कागज़ की, एक पतली शीट है जिस पर एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो ये तो चल ही नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हमने पोलियो बूथ पिला दी है, इसकी इंक की ड्रॉप्स हमने इसमें कुछ डाल दी है, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, हम क्या देखने जा रहे हैं,
क्लियरली बता रही हूँ एक बार और, क्या इस पतली शीट पर जो आवेश है, जो चार्ज है, उसकी वजह से हर पॉइंट पर, कोई सा भी पॉइंट हो, व्हाटएवर बी द पॉइंट, कोई सा भी बिंदु हो, कोई सा भी पॉइंट हो, चाहे यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम, यहाँ पर भी E1 इक्वल टू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। वो हम इस वाले डेरिवेशन में क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी ले लेता है, छोटी सी शीट, बहुत ज़्यादा जगह लेती है हमारी स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पतली सी शीट है कागज की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके एक साइड को हमने क्या करना है, एक सरफेस बनाना है, एक पॉइंट बनाना है, और उस पॉइंट से होते हुए हमने गॉसियन सरफेस बनाई, और उस सरफेस का नाम है हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस दिख रही है सबको। बच्चा थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है ना, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा शायद। ये शीट है, इसकी वजह से हमने इस गॉसियन सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कोई भी पॉइंट हो, हमने वहाँ पर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि वो सब जगह पर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है, 1 2 3 4 कोई सही पॉइंट है, वो क्या है, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है, एक जैसे, चाहे वो डायरेक्शन इधर को हो चाहे वो डायरेक्शन इधर को हो, ठीक है। इस सरफेस की डायरेक्शन इधर हो या ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमने क्या करना है, ये सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 हिस्से ले लिए हमने। इसको पूरे हिस्से में दिखाने के लिए मैंने इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट बच्चों इसका ये वाला है, ये देख रहे हैं आप, सर्कुलर पृष्ठ, आपको पता है ना, जो हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया भाई एक ही वाला, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। एक दूसरा भी हमारा सर्कुलर है, उसे भी क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं, उसका एरिया ए ले लेंगे, इसका भी ए, जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। तीसरा हिस्सा एक और है बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, अगर ऊपर के 2 ढक्कन खोल दिए जाए, सर्कुलर डिस्क हटा दी जाए वृत्ताकार, तो हमारे पास एक ये वाला हिस्सा बचता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से कहते हैं जिसे, इस वाले की बात करनी है। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने से पहले 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। एक यहाँ पर देख लेंगे, मान लेते पॉइंट P1 है, एक यहाँ पर देख लेंगे पॉइंट P2 है, एक यहाँ है हमारे पास पॉइंट P3। एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखना है, E1 कितना होगा, एक बार हम इस पॉइंट P2 के यहाँ पर देखेंगे E2 कितना होगा, एक बार देख लेंगे पॉइंट P3 पर कितना होगा, E1 E2 E3, ठीक है। ये देखने के लिए, ठीक है, हमने 3 हिस्से देख लिया अपने इसके, इन E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, इन सबको हमने क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि जितना E1 है उतना E2 है, या जितना E1 E2 E3 सब क्या है, इक्वल है। तो क्या करना है, हमने एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया, तीसरा हिस्सा हमारे पास CS से हो गया। आई बात समझ में। तो क्या करना है, पहले P1 की बात करते हैं। P1 की हम बात कर लेंगे, उस P1 से निकलने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, पूरा वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है इस पूरे सर्कुलर एरिया से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, समझ रहे हैं आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो टोटल इसका निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इस P1 के चारों एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, नाम है उसका DS1। हाँ जी, DS1। उस DS1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो देख लेंगे। फिर जब DS1 का फ्लक्स पता चल जाएगा D5 तो उसको इंटीग्रेट करके इस पूरे टोटल का, मतलब पूरे किसका, सर्कुलर डिस्क का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 5 फिर हम यहाँ पर आएंगे P2 पर, हमने देखना है यहाँ से DS2 मान लेता है, ठीक है। इस DS2 से कितना पास हो रहा है, वो जाएगा हमारा D52, और D52 निकल जाएगा तो पूरे ये इधर वाले दूसरे तरफ के जो सर्कुलर डिस्क है उसका निकल जाएगा हमारा, वो जाएगा हमारा टोटल 52। फिर हमने इसका निकालना है, किसका, इस P3 के चारों ओर एक छोटा सा स्मॉल एरिया कंसिडर करना है, वो जाएगा हमारा DS3। और जब DS3 का निकल जाएगा, क्या नाम होगा उसका, D53। जब इतने का निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस, तो हमारा इस पूरे का निकल देंगे, कैसे करके, इंटीग्रेट करके 53 आ जाएगा। लास्ट में 51 52 53 3 हिस्सों से मिलकर बना है, 1 2 3 51 52 53, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप ही हो ही जाना है, बहुत सिंपल सा। जल्दी से इसको क्या करना है, देखिए, तो आप लिख लेंगे, लिखना नहीं है वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन बस थोड़ा प्रूव करना है, लिखना चाहते हो तो आप लिख भी लेंगे साथ साथ।
कोई गलत नहीं। तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले आते हैं हम पॉइंट P1। पॉइंट P1 के अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, नाम है उसका DS1। क्या नाम है उसका? DS1। ठीक है, तो DS1 पर जो क्या होगा, एक एरिया वेक्टर होता है, सबको पता है। इस पॉइंट पर एक एरिया वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, ये सबको पता है ना। सबसे पहला वाला लेक्चर है गॉस की थ्योरम का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में देखना, वहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर को डिफाइन किया अच्छे से। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस पृष्ठ के, उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आउटवर्ड। अंदर भी हो सकता है इसका परपेंडिकुलर, बट हम इसका परपेंडिकुलर कहाँ लेंगे बच्चे? बाहर की ओर। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा P1 पॉइंट पर इस DS1 का, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, DS1 वेक्टर तो ऐसा होगा। अब E1 की बात कर लेते हैं। E1 की डायरेक्शन क्या होगी, किसकी वजह से? E1 तो भाई जनरेट होता है किसी चार्ज से, इस पॉजिटिव Q चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से हमारा E1 जनरेट होगा इस P1 पॉइंट पर। कितना होगा वो तो देख लेंगे, लेकिन हमने देखना उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमारी पॉजिटिव से हमेशा दूर, नेगेटिव की ओर, या पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैं कई बार अपने लेक्चर्स में आपको क्या कर सकती हूँ, रिपीट मैंने आपको कई बार कर लिया है। ठीक है, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, पॉजिटिव से दूर होती है, तो पॉजिटिव से दूर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इधर को है, तो यहाँ से दूर इधर को होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर को होगी। भाई ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ये डायरेक्शन हमारी DS1 की होगी। तो देखिए आप देख रहे हैं DS1 और E1 की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो आप लिख लेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो d∅1 कितना होगा? पहले P1 पॉइंट से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DS1। पॉइंट P1 पर जो DS1 हमारा स्मॉल एरिया है इज कितना होगा? d∅1। उसकी वैल्यू होगी बच्चे वेक्टर E1 डॉट DS1। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है फ्लक्स की। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? E1 DS1 cos θ1। ठीक है, तो बताइए E1 और DS1 के बीच एंगल कितना है? E1 और DS1 की डायरेक्शन सेम है, जो डायरेक्शन E1 की है वही डायरेक्शन DS1 की है, तो दोनों के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। तो बच्चों θ1 तो हो गया हमारे पास कितना? cos 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू 1 होती है, DS1 इक्वल टू 1। तो ये तो आ गई बच्चे हमारी किसकी वैल्यू? d∅1 की वैल्यू आ गई E1 DS1। बट ये तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट DS1। इतने से कितना पास होता है? इतने से भी, जो डार्क डार्क दिख रहा है हमें निकलना है इस पूरे से, इस पूरे एरिया, जिसका एरिया की वैल्यू मान लो वो कितनी है? A। ठीक है, एरिया A से कितना निकलता है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? फ्लक्स पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू या थ्रू क्या? सर्कुलर एरिया A। ठीक है, ये सर्कुलर एरिया, हाँ लेकिन से सर्कुलर या वृत्ताकार पृष्ठ से निकलने वाला A से कितना निकलेगा? वो होगा हमारा ∅1। इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको d∅1 को। d∅1 की वैल्यू है हमारे पास E1 DS1 एंड वी नो दैट ये हमारा E1 बाहर आ जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर कौन रहता है? ये सारे हमने स्टार्टिंग में कर रहे हैं भाई, जो नए हैं वो कह रहे हैं भाई कहाँ से हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग दिस। तो भाई पहले वाले लेक्चर्स में जाओ, 2-3 लेक्चर पहले हमने एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखा रखा है, इंटीग्रेशन के बारे में सब कुछ डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अंदर चले आता है, इंटीग्रेशन फाइन, इंटीग्रेशन वाला टर्म जो साइन है हमारा अंदर चले आता है, कांस्टेंट की तरह E1 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? ये डिनोट किसको कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इज डिनोटिंग द टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। इस सर्कल का टोटल एरिया वो कितना होगा हमारा? E1 इंटू A। ये तो A है, E1 इंटू A। तो ये तो वैल्यू आ गई बच्चे हमारी ∅1 की। इक्वेशन फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करेंगे। P2 पर आएंगे, फिर पॉइंट P2 पर। पॉइंट P2 पर क्या होगा? अब बात करते हैं इस पॉइंट P2 पर। P2 के चारों ओर भी हमने क्या करना है? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर दिया, नाम है उसका D2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DS2 से कितना पास होगा? वो होगा हमारा d∅2 होगा हमारा वेक्टर E2
वेक्टर DS2 डॉट डॉट प्रोडक्ट होती है A डॉट B, ए बी कॉस थीटा, तो ये E2 DS2 कॉस थीटा 2। अब भाई देखना है हमें कि इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना है थीटा। देखो DS2 तो ये है, और इस DS2 में जो इलेक्ट्रिक, इसका जो एरिया वेक्टर है DS2 का वो बाहर की ओर होता है हमेशा। कहाँ की ओर? देखो वो वाला DS1 हमारे इधर को था, अब की बार बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पे जो ये वाला सर्कुलर रेडियस की डायरेक्शन ये बाहर की ओर होगी। इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा DS2 वो बाहर की ओर होगा ऐसे, वो उधर को, तो वो ये इधर को। अंदर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, बट हमने एरिया वेक्टर की बात की तो वो कहाँ को होता है बच्चे? आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की ओर। तो φ2 कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये तो हो गया ये हो गया DS2, क्या कहेंगे इसे? वेक्टर DS2 की वैल्यू। हमने देखनी है E2 का डायरेक्शन, इस पॉइंट P पर, यहाँ पर DS1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, उसकी डायरेक्शन कितनी होगी ये देखना है। हमें इसे पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से दूर, तो इस पॉइंट P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो पॉजिटिव की वजह से दूर होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन यहाँ से कहाँ को होगी? इधर को होगी, इधर को। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पे या तो यहाँ पे लिख दीजिए उसको, ये। तो देखो DS2 इधर को, E2 इधर को, मतलब DS2 इधर को, E2 इधर को, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। सो वी कैन राइट इट θ2 इज E2 DS2 cos 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल है, एक इधर को है एक इधर को है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दैट इज dφ2 इक्वल टू E2 DS2, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज -1। ये बहुत पहले लिखा दिया मैंने आप लोग को, ये आपको पता होनी चाहिए। तो -1 बाहर आ जाएगी हमें, माइनस E2 DS2। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे, हमने क्या करना था, ये तो बस था भाई dφ2, ये dφ2 भाई स्मॉल एरिया एलिमेंट इस DS2 से पास होने वाला, केवल इस DS2 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमें तो इतने से निकालने का मकसद ये था कि हम इन सब ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को ऐड करेंगे और इस पूरे सर्कुलर एरिया से निकाल लेंगे, जिसका कि एरिया A है। जितना यहाँ पर है एरिया A उतना ही उसका होता है ना। किसी भी जो हमारा यूनिफॉर्म सिलेंडर होता है उसका जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर, दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा होता है ना, एरिया एक जैसा होता है। कुछ वर्ड इंग्लिश हिंदी के यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश के यूज़ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब हाँ विद्युत फ्लक्स थ्रू क्या ए, एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो हमने निकालना है φ2, ये भी φ2, ये φ2, ये dφ2 E2 DS2 E2 को बाहर फेंक दो, DS2 को अंदर ले जाइए, है ना। वैल्यू रखनी यहाँ पे -E2 DS2 -E2 DS2। हाँ φ2 की वैल्यू करो बच्चों, बहुत परेशान कर रहा है हमें सिलेंडर। देखिए φ2 की वैल्यू होगी हमारे पास -E2 DS2, माइनस को बाहर फेंक दो, E2 को भी बाहर फेंक दो। भाई ये क्यों कर रहा है अंदर, ये सुना रहेगा अंदर भाई, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो DS2 हमारा अंदर जाएगा, और देखो DS2 क्या है, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, ये केवल S2। इतना नोट करो पहले, फिर जब हम मिटाते हैं इसको, है ना। नीचे आई होप आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है भाई। चलो इसी नीचे कर लेता, कोई गल नहीं। क्या करना है देखो, -E2, ये S2 बचेगा। S2 क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो है हमारा A। ठीक है, ये आ गया आपके पास φ2। इसको इक्वेशन 2 डाल दो जल्दी से, इक्वेशन 2 पुट कर दो इसमें। अब क्या करना है, अब हमको जरूरत है भाई φ3 निकालने की। तीसरा एरिया बचा है अभी, क्रॉस कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो इसका निकल गया, इसका निकल गया। अब भाई इतने एरिया में निकलेगा, पूरा बेलन हमारा बना है 3 चीज़ों से, एक ये वाला पार्ट 2 पार्ट 3। तो पार्ट 3 का पॉइंट है हमारे पास P3 ये। अब यहाँ पर देखते हैं E3 की डायरेक्शन क्या है, इसके DS3 की डायरेक्शन क्या है। तो इस पॉइंट पर भी हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, वहाँ पर हमने इसका एरिया वेक्टर देखा बाहर की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज वेक्टर DS3, दैट इज वेक्टर DS3। ठीक, ये तो क्या DS3। अब मान लेते हैं इस पॉइंट P3 पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारा वेक्टर E3। कौन है हमारा, इसकी वजह से यहाँ पर वेक्टर, इस पॉइंट P पर जो वेक्टर P3 पर E3 है। डायरेक्शन देखो,
प्लस से दूर, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसी होगी भाई, बाहर की, इधर की होगी, यहाँ पर ऐसी होगी, इधर को E3, ये डायरेक्शन है किसकी, E3 की, वेक्टर E3 की। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये DS3 है, ये E3 है, एक ऐसे है एक ऐसे है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DS3 करना पहले, जहाँ जहाँ पर 3 है 2 है, यहाँ पर 3 कर लो। ओहो, एंगल चेंज कर लेंगे, जो गया 3, एंगल θ3 कितना होगा भाई 90 डिग्री। ये E और DS के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ 90 cos 90 इज 0। cos 90 की वैल्यू मेरे पास 0 होती है, तो ये सब खत्म, ना आर देखो ना पार देखो, क्या लिख दो, सीधे सीधे शून्य, सब कुछ खत्म हो गया। ओह शिट, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ये ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार उस टाइम पे ए ये था, ए ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने एक ये एरिया ए, एक ये जो सपाट है, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA पृष्ठ क्षेत्र, इसका हमारा ए नहीं है, इसको 2 पाई RH होता है, पता होगा आप लोगों को, बट यहाँ पे लिखने की जरूरत ही क्या है, जब सब कुछ 0 हो जा रहा है, थ्रू CSA लिखना, लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसको लेंगे हम 5-3, टोटल 5-3, ये जगह D5-3 है ना, D5-3 की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 5-3 ही हमारा क्या हो गया 0, अर्थात दैट इज इट मीन्स भाई जो हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, हमारा जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, उसमें से केवल एक तो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ से गुजर रही है और दूसरी हमारी यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से तो बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नो नथिंग। तो क्या होगा आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल यहाँ के और यहाँ के गुजरने से ही हो रहा है। तो क्या करता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, वो होगा हमारा फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, वैल्यू रख दो, एक है हमारा E1A प्लस दूसरा हमारा माइनस E2A, ये तो 0 है तो इसको खोलते हैं, प्लस माइनस E2A, कितना हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं, ए कॉमन, E1 माइनस E2 इंटू A, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4 डाल दो इसको, काम आएगी, भी देखते हैं क्या काम, ठीक है। ये बात कर ली, ये डेरिवेशन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अब क्या करना है, हमने देखी, हमने गॉसियन पृष्ठ पढ़ी थी, गॉस की प्रमेय पढ़ी थी हमने, गॉस की थ्योरम पढ़ी थी हमने, है ना, गॉस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या कहा था, किसी भी बच्चों हिस्ट्री में आओ, जल्दी जल्दी इतिहास पढ़ते हैं इसका, कि कोई भी चार्ज है उसको एक सरफेस क्लोज्ड करती है, एक बंद सरफेस के अंदर रखा है, ठीक है, इट इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, तो उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाली क्या नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बंद सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लिखना, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या कहता है भाई, फाई इक्वल टू, देखिए फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या होता था, उस गॉसियन सरफेस के अंदर होता था। तो बताओ गॉसियन सरफेस हमारी ये है, जो हमारी गॉसियन पृष्ठ है, चार्ज कहाँ है बताओ, इसमें चार्ज क्यू है यहाँ पर, ये है, लेकिन क्या ये चार्ज, ये जो चार्ज ये इसके अंदर है क्या भाई, जिस क्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्यू इसके अंदर है इस गॉसियन सरफेस के, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई जब चार्ज ही 0 है, जिस गॉसियन सरफेस से हमने फाई निकाला है उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, बिकॉज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ चार्ज इन दिस गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज क्या नहीं है, प्रेजेंट, उपस्थित नहीं है। तो क्यू बराबर क्या रख दो आप जल्दी से, क्यू इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स फाई की वैल्यू तो है भाई 0। आई बात समझ में, देखो जल्दी से देखो, फाई की वैल्यू है हमारे पास 0,
क्या करेंगे अब, इक्वेशन 4 देखिए जल्दी से। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ठीक है। मैंने जो लैंग्वेज लिखी थी बच्चे, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है उसे बोल लिख लेना कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे वैल्यू फाई की वैल्यू को इक्वेशन 4 में फाई की वैल्यू रखने पर, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 4, और जल्दी से यहाँ पर रखी मैंने इक्वेशन 4 में, यहाँ पर रखा मैंने क्या, 0 इक्वल टू E1 माइनस E2 इंटू ए, है ना। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऊपर मिटा दो इसे, मिटा दिया, और ये हो गया हमारे पास। इसको इधर ले आए, उसको उधर ले गए, E1 माइनस E2 इंटू ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोलता है, देखो बच्चों, a इंटू बी, मान लेते कोई दो हमारे वेरिएबल्स है, नंबर है, एक ये है एक ये है, इनकी मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। क्या मतलब इसका, देखो 2 इंटू 0 इक्वल टू, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 आता है, 2 0 से 0, या 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, है ना, या फिर दोनों नंबर 0 हो तो 0 आता है, ठीक है। तो बच्चे देखो, ये वेरिएबल्स का मतलब मुझे नहीं पता 0 है या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, या तो ये 0 हो, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये 0 आने का मतलब है, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 आने का मतलब है, तो ये 0 होगा, है, ये नहीं है तो, या फिर ये नहीं है 0 तो ये होगा 0, मतलब b इक्वल टू 0 होगा, या फिर a एंड b दोनों ही हमारे क्या हो, 0 हो, ऐसा हो सकता है। तब जाके दोनों मल्टी की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्या करना है, देखो दो नंबर की ये जो लाइन है हमारे पास, इसके बाद हमने क्या लिखना है, एक कि इनमें से कौन 0 है ये पता लगाना है। देखो एरिया कभी 0 हो सकता है, एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये कुछ तो एरिया है ना, दिख रहा है हमको, अगर कुछ नहीं दिखेगा तब जाके 0 होगा। इट मीन्स सिंस एरिया नॉट इक्वल टू 0 कांट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो फिर सब खराब, फिर इसका मतलब गॉसियन सरफेस है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एरिया है, तो कुछ ना कुछ तो चाहे पॉइंट में हो, 0.1 हो, कुछ भी हो, कम होगा लेकिन जरूर होगा, ये कभी 0 हो नहीं सकता। तो पक्की बात है इनमें से ये तो 0 नहीं है, इसको 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर E1 माइनस E2 शुड बी 0, इनको क्या होना चाहिए, इनकी माइनस करने पर 0 होना चाहिए, और ये माइनस करके 0 तब आएंगे जब दोनों इक्वल होंगे, तो दो क्वांटिटीज इक्वल होती है, उनको माइनस करते तभी 0 आता है। या आप ऐसा ले लीजिए, E1 ये माइनस में उधर आके प्लस में हो गया, दैट्स प्रूफ। छोटा सा, छोटा नहीं है, वीडियो बड़ी बन गई है, वैसे बहुत छोटा ही है लेकिन, ठीक है। देखो E1 और E2 इक्वल है, मतलब चाहे आप इधर को E1 इस पॉइंट पर E1 लीजिए, या इस पॉइंट पर E2 लीजिए, ये E2 है ये E1 है, तो दोनों सेम है, चाहे वो इस पॉइंट पर हो चाहे वो इस पॉइंट पर हो। इधर तो हमारा E3 से मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे परपेंडिकुलर में कोई भी फ्लक्स पास ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भले ही इधर को होगी पॉजिटिव की वजह से, इधर को होगी, लेकिन हर जगह पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब अगर E1 की वैल्यू अगर 5 न्यूटन पर कूलाम है, तो E2 की वैल्यू भी 5 न्यूटन पर कूलाम होगी, 4 न्यूटन पर कूलाम नहीं होगी। आगे बात समझ में, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो चुका है, ठीक है, कि किसी भी पतली शीट कागज की या किसी कोई भी पतली कुचालक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से कि पर जो चार्ज उपस्थित है, उस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है, वो एक जैसा होता है, हर जगह पर इक्वल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका जो एप्लीकेशन 2 है, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन 2 है, उसके बाद वाली वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। हिंदी मीडियम के लिए हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।